नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मैं कुछ बड़े अपडेट सब आपको दिखा दूं। सबसे पहले एक विजुअल है जो ईरान पर अटैक, तेहरान पर अटैक हुआ है, उसका विजुअल लाइएगा। तेहरान पर अटैक का विजुअल देख करके गलत विजुअल न चले। तेहरान पर अटैक का विजुअल है जिसमें बताया जा रहा है कि ये तेहरान का वो बिल्डिंग है तेहरान की जिसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वहां पर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण वो है विंग, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको जो है उसको उड़ा दिया है। ये विजुअल रेडी हो तो जरा चला दीजिए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वाले ये देखिए, ये विजुअल है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। ये ये पूरा का पूरा पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है इजराइल ने हमला करके। और ये यही पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही नया सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी इसी के पास है। तो ये नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए यहाँ पर बैठकें भी करती होगी, क्योंकि ये है कि ये बिल्डिंग वही इस्तेमाल करती थी। इस हमले को ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कंफर्म किया है, क्योंकि मैं कहा ना ईरान में कोई ढका छिपा नहीं है। लेकिन इस अपडेट से बड़ी अपडेट है, जरा तेल अवीव के दो विजुअल हैं, एक के बाद एक तेल अवीव के दोनों विजुअल दिखा दीजिए। तेल अवीव देखिए, तेल अवीव की तस्वीर देखिए। हेमंत भाई आप यकीन करेंगे, ये देखिए, दोबारा दिखाइए, इसको रिपीट करिए। ये तेल अवीव है। ये जो आप देख रहे हैं लाइन से, इससे लग रहा है कि अलग अलग रॉकेट जाता है, पीछे धुआं छोड़ के जाता है। ये ऊपर दिख रहा है ना, ये क्या है मैं यह भी साफ कर दूं। क्लस्टर बम गिराया है। क्लस्टर बम जो होता है ये हवा में ही एक बम, वो 30-30 पार्ट हो जाते हैं उसके, और वो बहुत दूर में, वो 5-5 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के, एक एक 2 किलोमीटर का रेडियस तो बुरी तरह से वो प्रभावित करता है। अगर 1 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लिया तो बुरी तरह 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में बड़ी तबाही। क्लस्टर बम का इस्तेमाल है ये क्लस्टर बम गिरे हैं। और सोचिए आप, जितना ऊपर से दिख रहे हैं इतने धुएं धुएं, ये एक ही बम होता है, वो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, और क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अगला तेल अवीव का, ये तेल अवीव के विजुअल्स में जो सबसे, मतलब अभी सबसे ताजा वो है। वहां तो आपने बिल्डिंग देख लिया, यहाँ आप देखिए, वहां एक बिल्डिंग देखा या कितनी। और दिक्कत क्या है कि इजराइल में ये देखिए, ये तेल अवीव है। हेमंत भाई आपको क्या लग रहा है देख के? तेल अवीव लग रहा है? ये तेल अवीव है। ये ये जो है नहीं, ये भयंकर, ये तबाह अबीब है, तबाह अबीब। ये बहुत बुरी, ये बहुत तबाह अबीब है। भयंकर स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है और तेल अवीव की। हाँ हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। आशीष भाई, एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल वो है, हालांकि ये अमेरिका और इसराइल तो किसी की सुनते नहीं, जो यहाँ पर यूज किया गया है वो क्लस्टर बम नहीं है, वो क्लस्टर मिसाइल्स है। एक मेन हम्म, कैरियर होता है और उससे 18 से 24 के बीच में मिसाइलें अलग अलग डायरेक्शंस पकड़ लेती हैं। एक मेन हम्म, मिसाइल है जो कैरियर है, और बाकी सब हम्म, मिसाइल है। तो जैसे ही हम्म, आप मेन मिसाइल को एयर डिफेंस से वो करते हो, इंटरसेप्ट करते हो, वो बाकी की हम्म। मिसाइलें सारी की सारी अलग अलग एरियाज में जाके वो करते हैं। क्लस्टर बम के ऊपर फिलहाल के लिए बैन है वैसे दुनिया के अंदर, लेकिन अमेरिका ने वो भी यूज किया है बहुत बार। नहीं नहीं, आपको पता क्लस्टर है अमेरिका ने यूज हाँ, किया था, अमेरिका हाँ, ने यूज कारपेट किया था। बॉम्बिंग करते, मैंने कारपेट मैं बॉम्बिंग ईरान, करते हैं वो। ईरान की कई साइट्स पे गया तो उन्होंने बताया कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो जा जी जी, कर करके। रहे हैं। हाँ, और गिराते हैं तो कई तो क्लस्टर मिसाइल भी हो सकती है, क्लस्टर बम भी। ये जी दो जी, तस्वीरें। मैंने देखा वो। अब इजराइल और अमेरिका को आज चिंता इस बात की हुई कि इनके पास क्लस्टर मिसाइल आई कहां से, अभी तक ये हाँ सुनी नहीं गई थी। आज वो इस बात से हाँ, अक्षम है कि मिसाइलों का अटैक तो उससे इंटरसेप्टर से रोक लोगे, लेकिन ये क्लस्टर मिसाइलों का क्या करोगे? आप एक को ही तो डिफेंड करोगे, वो हाँ। बाकी कहां जाएंगे? तो उनके होश और आज इस बात से फाकता है कि क्लस्टर मिसाइल कहां से है इनके पास। उतना नहीं है। अभी अभी खैबर सेकंद देखा था, खुर्रम शहर देख लिया। थोड़ा कुछ जो है, खुर्रम शहर और खैबर सेकंड करीब करीब सेम ही है, शायद केवल अपग्रेडेशन का उसमें फर्क है। अब बहुत जो नई लेटेस्ट जानकारी आपको बता दे रहा हूं, फतेह 2 तैनात हो गई है। फतेह 2 आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। अब तक ये मिसाइल
खैबर सेकंड देख ली, खुर्रम शहर देख ली, अभी तक फतेह 2 नहीं देखी है। फतेह 2 की तैनाती हो गई है। जरा एक और अभी है अपडेट, तो जरूरी है सब दिखाना। जरा चीन का रिएक्शन आ गया है, वीडियो वो जरा चला दीजिए। 3月2日，国际原子能机构总干事德罗西表示，国际原子能机构没有看到伊朗有系统性的核武器制造计划，别国可能有自己的政治考量，中方对此有何评价？如何看待伊朗核问题的前景？美国再次在谈判进程中对伊朗发动袭击，违反国际法和国际关系基本准则，导致中东地区局势骤然升级。中方对此高度关切。中方一贯主张通过对话谈判和平解决伊朗核问题，尊重伊朗和平利用核能的合法权利。注意到伊朗多次重申无意发展核武器，近期同美国开展了认真严肃的谈判。伊朗核问题最终还是要回到政治外交解决轨道。我们呼吁立即停止军事行动，尽快重返对话谈判，维护国际核不扩散体系，维护中东和世界的和平。 इसमें मैं भी समझ तो नहीं पाऊंगा, वो हो सकता है मोदी जी समझे चाइना काफी आए गए हैं तो, लेकिन इसमें जो नीचे था उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने क्या कहा कि इतने युद्ध पूरे युद्ध का जो कॉज बता रखा है चीन और इजराइल और अमेरिका ने कि हम वहां पर परमाणु कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। और चीन के इस स्टेटमेंट को आप फिर से देखिएगा नीचे, हम लोग इसको फिर लाएंगे, अभी तो ताजा आया तो तुरंत मैंने दिखा दिया। इसमें उसने कहा है कि न्यूक्लियर मतलब शांतिपूर्ण पीसफुल जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम किसी भी देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो चीन इसका मतलब ये सारा कि वो पीस चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, सब है, लेकिन साथ में इस बात को दोहरा दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के वो साथ हैं। ये कहीं ना कहीं एक समर्थन दिखाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ईरान ने कोई विध्वंस किया नहीं आज तक, वो पीसफुल कर रहा है। उस बात को ईरान के उस बात को कि हम परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण अपने मकसद से कर रहे हैं, उसको चाइना ने एंडोर्स कर दिया। ये हमेशा से ही करते हैं भाई आशीष भाई, चाइना और रशिया हमेशा से उनके इस कार्यक्रम के साथ है। और आप याद रखिएगा जब जून के अंदर अटैक किया था श्रीमान ट्रंप ने G7 से रातों रात वापस आकर के, उस समय तमाम साइट्स के ऊपर रशियन इंजीनियर्स वर वर्किंग देयर और कई दर्जन रशियन वो थे। और मिसाइल टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया भी चाइना की मदद करता है। इसलिए मैंने कहा ये एक्सिस अलग है, रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये अलग एक्सिस है, उसमें जो है एक दूसरे की मदद करते ही हैं वो। और आज की तारीख में जो ट्रंप ने जो सबसे बड़ा जो नैतिक हाल ट्रंप की होगी ना आशीष भाई इसके अंदर, वो क्या होगी वो देखिए आप, कि पूरे अमेरिका के अंदर उसका फेस लॉस हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस होगी। किस बात के ऊपर? कि ये मोसाद के हाथों में खेल रहा है, इसके सारे के सारे लूप होल्स नेतन्याहू के पास है, नेतन्याहू को मोसाद ने दिए और मोसाद के पास इसका रिमोट कंट्रोल है। ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट। ये जो परिस्थिति है इसने उसका कंप्लीट फेस लॉस कर दिया है। ऊपर से उसकी नीतियां देखिए क्या है, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो सबके ऊपर टैरिफ ठोक रहा है भाई। ब्रिटेन उनका ट्रेडिशनल पार्टनर था, आज स्टारमर की ऐसी कर दी बयान दे करके। तो आप वो किसी को नहीं बख्श रहा है, वो अल्टीमेटली अमेरिका की जो दादागिरी थी, आप लिख के रखिएगा, अगर ये 28 तक राष्ट्रपति पूरा रहा तो अमेरिका की दादागिरी को तो निपटा देगा, आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। क्यों? क्योंकि जब तक ये रहेगा तो देखिए कंप्रोमाइज राष्ट्राध्यक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वीक पॉइंट सामने वाले के पास है, वो जैसे चाहेगा उसको कठपुतली की तरह नचाएगा। तो आप सोचिए ना कि जब ये सारी योजना बढ़ रही थी हमले की ईरान पे, तो पेंटागन ने क्या कहा राष्ट्रपति को कि अकेले रिजीम चेंज से आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा ईरान में, ईरान को आप न्यूक तो आप नहीं कर सकते, उससे नीचे वो मानेगा नहीं। ये उन्होंने समझाया था उसको। उसके बावजूद भी आप देखिए ना, रिमोट किसके पास था? रिमोट मोसाद के पास था, रिमोट नेतन्याहू के पास था। तो वो जो कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट है वो आज अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है। अभी तो 8 बॉडी बैग्स गए हैं, 8 शव गए हैं सैनिकों के, घायल पड़े हैं बहुत सारे, भाग रहे हैं वो छोड़ छोड़ करके। ये परिस्थितियां क्या कहती है? अमेरिका जो सुपर पावर है आज उसकी हालत क्या होगी?
और सारी चीज छोड़ दीजिए, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज आपने दिखाई थी, उसके बाद बचता क्या है? तो ऐसे मामले में ट्रबल्ड वाटर्स के अंदर तो भाई साहब चाइना और ईरान क्यों नहीं फिशिंग करेंगे, और रशिया क्यों नहीं फिशिंग करेगा? करेगा। उनको पता है कि ट्रंप का गलत नंबर डायल हो गया, और सबसे बड़ा काम उनका क्या था कि अमेरिका को वीक दिखाना, वीक साबित करना, और अमेरिका वीक साबित हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसमें जो हार है सबसे बड़ी, अगर कोई नैतिक है, देखिए ईरान ये लड़ाई नहीं जीत सकता आशीष भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, बहुत सारे दर्शक बेचारे हमसे कहते हैं कि आप ये नहीं, हम ईरान के नैतिक तौर पर साथ हैं, क्योंकि वो भारत का लगातार मददगार रहा है। किसी जो ये राइट विंग वाले घूम रहे कुपड़, इनको नहीं पता, जो 2014 की आजादी वाले हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका को नैतिक तौर पर पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, नंबर एक। और इजराइल की जितनी फॉल्ट लाइन्स है वो सारी एक्सपोज कर दी। मैंने आपको लास्ट ईयर जून में भी कहा था, जब अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे ईरान के, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि नेतन्याहू के पसीने छूटे हुए थे, अगर ये लड़ाई 3 दिन और चल गई तो इजराइल का क्या होगा। इसलिए ट्रंप G7 छोड़ के भागा था, याद रखिएगा इस बात को। और एप्स्टीन फाइल तब भी थी। तो ये सारा ये जो लड़ाई है पूरी, इसको आप केवल एप्स्टीन की डेथ के बाद एप्स्टीन युद्ध का नाम दे सकते हैं, जहां तक अमेरिका और इजराइल का सवाल है। एक लाइन में समझ लीजिए कि जो वो एग्जॉटिक आइलैंड है ना, वहां पर जिस कंडीशन में ट्रंप वगैरह होते थे, उसी कंडीशन में ईरान ने अब दुनिया के सामने कर दिया है। प्रिसाइजली दुनिया बिल्कुल सेम कंडीशन में कर दिया दुनिया के सामने। अब बस दुनिया को आंख खोल के देखना होगा, अंधभक्तों टाइप नहीं, आंख खोल के देखना होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।